हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूँ प्रिया मैम। और स्टूडेंट्स, आज हम नीट कॉर्नर के अंदर आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्टूडेंट्स, स्पर्म जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं शुक्राणु। तो देखते हैं कि शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्पर्म क्या होता है एंड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड। सो स्टूडेंट्स, स्पर्म्स आर गैमीट्स। ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं? गैमीट्स। इसका मतलब सेक्स सेल्स, यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्पर्म सेल्स सेक्स सेल्स होते हैं या गैमीट्स होते हैं जो कहाँ बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिकुलर ऑर्गन, जिसे हम गोनैड भी कहते हैं, इन ह्यूमन, मेल एंड एनिमल्स। यानी स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो मेल में होती है, ह्यूमन बींग्स में या एंड एनिमल्स में होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, लाइक फीमेल गैमेट जिसे हम oocyte कहते हैं, स्पर्म्स भी फीमेल गैमेट की जैसे टोटल 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं। एंड 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। सो स्टूडेंट्स, मियोसिस आप सब जानते होंगे, बेसिक सी चीज़ है। मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं, यानी हाफ हो जाते हैं। अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस रिड्यूस्ड होके वो कितने हो जाएंगे? 23 के सेट्स बनाएंगे। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होता है और मियोसिस से जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है? 23 हो जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, बोला गया है इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स and many other organisms, these cells involved in sexual mode of reproduction। यानी जनरली स्पर्म का मेन काम क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। ओके, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से बनते हैं। यानी स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है बनने की, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल में टोटल 74 डेज़ में क्या होता है? कंप्लीट होता है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो 74 डेज़ में क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दैट हार्मोन इज़ GnRH। GnRH का फुल फॉर्म जो है दैट इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है हाइपोथैलेमस से। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसको रिलीज़ करता है। इसका मतलब ये रिलीजिंग हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये किसको स्टिमुलेट करता है? किसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और ये दो टाइप के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में LH कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में FSH कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रोल प्ले करता है जिसे हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है, जिसे रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, दैट इज़ GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके दो टाइप के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिसे एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, now from the pituitary gland the luteinizing hormone surges and stimulate Leydig cells। अब LH का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? LH क्या करता है? ये Leydig सेल्स को क्या करता है? फर्दर क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन में क्या करती है? मदद करती है। यानी अगर आप देखें तो लेडिक सेल्स का मेन फंक्शन यही होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जिसे हम कहते हैं उसके फॉर्मेशन में क्या करती है? हेल्प करती है, यानी स्टिमुलेट करती है उसको बनने के लिए। सेकेंड, अगर हम बात करें FSH की,
तो FSH क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि वो क्या कर सके, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। यानी LH टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करेगा और FSH जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्पर्म फॉर्मेशन। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द नंबर 1 इज़ हेड, द नंबर 2 इज़ मिडिल पीस एंड द थर्ड पार्ट इज़ टेल। ओके, तो 3 मेन पार्ट होते हैं स्पर्म के। सबसे पहला पार्ट होता है हेड पार्ट, देन कम्स मिडिल पीस पार्ट एंड देन थर्ड वन इज टेल पार्ट। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्पर्म की, स्पर्म हेड की। तो जो स्पर्म हेड होता है ये स्मूथ होता है, ये स्मूथ होता है और इसका शेप क्या होता है, ओवल। एज यू कैन सी हेयर इन डायग्राम द शेप इज़ ओवल हेयर। ओके, जो हेड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड दैट जेनेटिक मटेरियल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। ओके, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, पास होता है या किसी न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अलावा हेड एक और चीज़ से बना होता है, दैट इज़ एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर ओवरले करता है, एक कैप के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड एक्रोसोम जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन कब होती है। एक्रोसोम जो होता है ये स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान फॉर्म होता है एंड ये किससे बनता है, इट इज़ फॉर्म एज अ रिज़ल्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यानी जो हमारी गोल्जी बॉडीज़ होती है सेल में, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वही गोल्गी कॉम्प्लेक्स आगे चल के एक एक्रोसोम स्ट्रक्चर बनाती है। जो एक्रोसोम होता है उसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्रोसोम जो होता है ये एग या oocyte को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ मिडिल पीस और वी कैन से मिड पीस। जो मिड पीस होता है इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पर्म सेल बिटवीन द हेड एंड द टेल। ओके, तो ये आपका हेड है और ये टेल है, इसके बीच वाला पार्ट जो है दिस इज़ नोन एज मिडिल पीस या मिड पीस। ओके, जो स्पर्म का हेड होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो मिड पीस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मिड पीस जो होता है ये टाइटली पैक्ड होता है और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता ही है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। यानी जब एक स्पर्म वेजिना में स्विम करके एग के पास जाता है तो उसको जो मूवमेंट, उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है स्पर्म में। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द हेड एंड द मिड पीस। यानी हेड की बात करें और अगर मिडिल पीस की बात करें तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्पर्म एस्टर और जाइगोट एस्टर बनाने में हेल्प करता है। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, सेंट्रियोल का मेन फंक्शन यही होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि जो एग होता है उसमें मियोसिस होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और वो कब कंप्लीट होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में मीटिंग से पहले सेंट्रियोल जो होते हैं एस्टर्स फॉर्म करते हैं ताकि आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। क्लियर हो गया? नाउ द थर्ड पार्ट इज़ टेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेल, दिस इज़ द टेल पार्ट, ठीक है, ये टेल पार्ट है स्पर्म का और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो पूरे स्पर्म का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, दैट इज़ 80% पार्ट बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, द टेल ऑफ द स्पर्म समटाइम्स कॉल्ड फ्लैजिलम। हम इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्लैजिलम इज़ द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सेल। तो जो मूवमेंट में, चलने में मदद करे वो फ्लैजिलम कहलाता है। एंड स्पर्म में ये जो टेल होता है यही क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। क्लियर? ये फ्लैजिलम जो होता है ये किस किस से कनेक्टेड होता है, ये हेड और मिडिल पोर्शन से एक फिलामेंट के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा।
लास्ट हम बात करेंगे, जो टेल होता है ये स्पर्म को एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्म जो होता है वो फाइनली डिपॉजिट किया जाता है इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल दैट डू नॉट रीच द एग डाई। इसका मतलब ये है कि जब स्पर्म को वेजिना में रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसका एग के पास पहुंचना ज़रूरी होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आगे चल के एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एग के पास अगर स्पर्म नहीं पहुंचता है, उस केस में स्पर्म की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। स्पर्म सेल्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में फॉर 2 और 3 डेज़ तक ज़िंदा रहता है आफ्टर मेटिंग। ओके, यानी स्पर्म के रिलीज़ होने के बाद वेजिना में वो 2 से 3 डेज़ तक ह्यूमन बॉडी में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। The sperm may also be stored in a frozen state for a months or years and still retain their capacity to fertilize egg when thawed। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि स्पर्म को हम क्या कर सकते हैं, फ्रोज़न स्टेट में भी कई महीनों तक या कई साल तक फ्रीज़ करके या स्टोर करके रख सकते हैं और उसकी कैपेसिटी जो होती है फर्टिलाइजेशन की वो ख़त्म नहीं होती है। आप उसको फर्टिलाइजेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।